दोस्तों आज हम एक बेहतरीन चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कंटिन्यूटी, निरंतरता। इसकी बात अपन करेंगे। देखो कैलकुलस की दुनिया में अपन ने कदम रखना चालू कर दिया था और पहला कदम अपन ने रखा था लिमिट चैप्टर पढ़ के। आज अपन दूसरा चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, दैट विल बी द कंटिन्यूटी, निरंतरता। आप यूं समझिए कि लिमिट चैप्टर में अपन ने क्या पढ़ा था। अगर आप देखेंगे तो कैलकुलस के जो डिफरेंशियल कैलकुलस वाला पार्ट है, पहले अपन पढ़ते हैं लिमिट, लिमिट पढ़ने के बाद अपन पढ़ते हैं कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी पढ़ने के बाद अपन पढ़ते हैं डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशियबिलिटी पढ़ने के बाद अपन पढ़ते हैं एमओडी एंड उसके बाद अपन पढ़ते हैं एओडी। एमओडी का मतलब होता है मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। लिमिट जितना बड़ा चैप्टर है, अगर आप इसके बाद के 3 चैप्टर पढ़ेंगे, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी एंड मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, ये तीनों चैप्टर को मिला दो, जितने लेक्चर सिर्फ लिमिट चैप्टर में लगे हैं उतने लेक्चर इन तीनों को कवर करने में लगेंगे। मतलब यूं समझ लीजिए कि जो 3 चैप्टर आगे आने वाले हैं कंटिन्यूटी को मिलाकर, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी एंड मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, ये तीनों चैप्टर बहुत छोटे चैप्टर हैं जिनमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। लेकिन ये तीनों चैप्टर सिर्फ और सिर्फ लिमिट के ऊपर डिपेंड है। आप यूं समझ लीजिए कि मैं इस पूरे चैप्टर के अंदर और डिफरेंशियबिलिटी के अंदर मैं आपको कोई नई बातें, नए कंसेप्ट नहीं सिखाने वाला, वो पूरा का पूरा लिमिट के ऊपर ही डिपेंड करेगा। अगर आपका लिमिट स्ट्रांग है तो ही आपका कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी स्ट्रांग हो पाएगा। क्योंकि आप देखो लिमिट चैप्टर के अंदर अपन ने क्या पढ़ा, अप्रोचिंग वैल्यू। जैसे मैं कहूं आपसे कि ये कोई फंक्शन है और मैं x इज टू a पर बात कर रहा हूं, तो लिमिट x अप्रोचेस टू a अगर लिखा हुआ होता था, f ऑफ x लिखा हुआ होता था, तो इसका मतलब होता था लिमिटिंग वैल्यू, अप्रोचिंग वैल्यू। x जब a को अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन की अप्रोचिंग वैल्यू क्या होगी, फंक्शन किसको अप्रोच करेगा, कौन सी वैल्यू को अप्रोच करेगा। लेकिन लिमिट को इस बात से कोई लेना देना नहीं था कि x पर वैल्यू ऑफ फंक्शन डिफाइन है कि फंक्शन डिफाइन नहीं है। आमतौर पर अपन लिमिट तब यूज करते थे, उन फंक्शंस के लिए यूज करते थे कि जिन पर x टू a रखने पर इनडिटरमिनेंट फॉर्म क्रिएट हो जाए। क्या क्रिएट हो जाए विद्यार्थियों, इनडिटरमिनेंट फॉर्म क्रिएट हो जाए। तो इनडिटरमिनेंट फॉर्म क्रिएट होने के कारण हम वहां पर वैल्यू ऑफ फंक्शन फाइंड आउट नहीं कर पाते थे। तो हमने कहा ठीक है चलो, तो a पर फंक्शन डिफाइन नहीं है, इनडिटरमिनेंट फॉर्म बन रहा है, तो उस पॉइंट पर तो मैं वैल्यू ऑफ फंक्शन नहीं निकाल पाऊंगा, तो उसके नेबरहुड पे तो निकाल सकता हूं। तो लिमिट आपको बताता है कि जब a पर फंक्शन क्या है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी अच्छी बात है। लिमिट के कंसेप्ट को कोई मतलब नहीं है कि a पर क्या है। लिमिट के कंसेप्ट को मतलब है कि जब मैं x a को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट साइड से, मतलब a माइनस से, तो ये फंक्शन किस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, लिमिट को इस बात से मतलब है। और जब फंक्शन x a को अप्रोच कर रहा है उसके राइट हैंड साइड से, तो फंक्शन की वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है, अगर लेफ्ट हैंड साइड से फंक्शन की वैल्यू और राइट हैंड साइड से फंक्शन की वैल्यू सेम वैल्यू को अप्रोच कर रही है जो कि l है, तो अपन कह देते हैं कि ये लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x की वैल्यू आएगी l और वो आएगी एग्जिस्ट करेगा, हाँ या ना। लेकिन ये फाइनाइट क्वांटिटी होनी चाहिए। मतलब मैं आपको ये समझा रहा हूं कि लिमिट चैप्टर हमने आपने क्या पढ़ा, लिमिट चैप्टर में आपने सिर्फ और सिर्फ इतना सा पढ़ा कि भैया उस a पर फंक्शन डिफाइंड है कि नहीं, कोई मतलब नहीं है। अप्रोचिंग वैल्यू क्या है, उसके नेबरहुड में डिफाइन होना चाहिए। लेकिन कंटिन्यूटी एक स्टेप आगे है, लगातार, निरंतरता। मतलब कि अगर यहां पर ये पूरा का पूरा फंक्शन है, x टू a पर बात करूंगा, तो a पर अगर मैं बात करता हूं तो a पर भी फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, उससे नेबरहुड में भी फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। कुल मिलाकर यह हुआ कि अगर यहां पर कोई भी चीज लगातार कब कहलाएगी, जब फंक्शन वहां पर भी डिफाइंड हो, उसके नेबरहुड में भी डिफाइंड हो। मतलब उससे पहले भी कुछ वैल्यू हो, उसके बाद भी कुछ वैल्यू हो, और आजू और बाजू की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू के बराबर हो, तभी ये क्वांटिटी क्या होगी, डिफाइंड। अच्छा यहां बताओ कंटिन्यूअस अगर बनाना है तो क्या a पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, नहीं है, क्योंकि यहां पर हॉलो सर्कल है। तो कुल मिलाकर अगर मैं यहां पे क्लोज कर दूंगा, मतलब ये फंक्शन f ऑफ a की वैल्यू आ गई, वो भी क्या है, l है। तो बताओ a पर क्या फंक्शन कंटिन्यूअस हुआ, मतलब ये वाला पार्ट क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। तो आप लिमिट चैप्टर के अंदर तो अप्रोचिंग वैल्यू निकालना सीखते हो, कंटिन्यूटी के अंदर आप ये देखते हो कहीं कोई टूट फूट तो नहीं है। जैसे यहां पर पहले क्या था, हॉलो था, तो अब आपने सॉलिड कर दिया, मतलब यहां पर आपने फंक्शन को डिफाइन कर दिया, f ऑफ a को आपने बोल दिया l है, तो ये कंप्लीट पार्ट हो गया। तो अब कोई टूट फूट नहीं है, अब कंप्लीट एकदम स्मूथ जा रहा है। डिफरेंशियलिटी बताता है कहीं कोई शार्प पॉइंट तो जनरेट नहीं हो रहा, मतलब हाथ लगाने पर चुभना नहीं चाहिए। तो डिफरेंशियलिटी के कंसेप्ट अलग होंगे, वो अपन डिफरेंशियलिटी चैप्टर में देखेंगे, वो यूनिट टेंजेंट के ऊपर कंसेप्ट बताता है अपने को, लेकिन वो बात की बात है। लेकिन कंटिन्यूटी चैप्टर के अंदर अपन क्या देखते हैं, लगातार है कि नहीं है फंक्शन। लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि लिमिट का एक स्टेप आगे, क्योंकि LHL और RHL तो काम आएगा ही आएगा, लेकिन वहां पर जब अपन लिमिट चैप्टर के अंदर फंक्शन की वैल्यू नहीं देख रहे थे, तो आपको यहां पर फंक्शन की वैल्यू को देखना पड़ेगा।
अगर वो फंक्शन की वैल्यू LHL और RHL के बराबर आ गई तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटीन्यूअस हो जाएगा। तो ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करोगे तो पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटीन्यूअस। लेकिन भैया अगर मैं इनफाइनाइट पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करूंगा तो बुढ़ापा निश्चित है, आपको बुढ़ापा बचाना है और क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। तो उसके लिए जितने पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं केवल उन्हीं पर चेक कर लीजिए कंटिन्यूटी, तो आपके क्वेश्चन की बात बन जाएगी, आपका आंसर आएगा, सीधा 4 नंबर देगा। क्लियर है कि नहीं है? चलो धीरे धीरे देखते हैं। लेकिन अब ये देखो कि कंटिन्यूटी का बेसिक मतलब क्या है। कंटिन्यूटी का देखो, मैथ्स की सबसे अच्छी बात पता है क्या होती है कि डे टू डे लाइफ के अंदर जो अपन यूज करते हैं वर्ड्स, मैथमेटिक्स उन्हीं वर्ड्स को लेता है। जैसे कंटिन्यूटी का मतलब हिंदी में अगर पूछूं तो क्या होगा, लगातार, निरंतरता। आपको पता है कहीं कोई टूट फूट नहीं, कहीं कोई ब्रेकेज नहीं, कहीं कोई ऐसा नहीं कि डिसकंटिन्यूटी की बात आ जाए, सीधा एकदम स्मूथ चलना चाहिए, लगातार चलना चाहिए, तो कंटिन्यूअस होता है। इसका मतलब यह हुआ कि कंटिन्यूटी का मतलब नो ब्रेकेज, नो ब्रेकेज, बस सीधे शब्दों में कहो तो नो ब्रेकेज। लेकिन बात समझो कि फंक्शन चैप्टर के अंदर अपन ने पढ़ा था कि फंक्शन डिफाइंड होता है उसकी डोमेन में। तो यहां पर आपने लिमिट निकाली, किसकी निकाली थी, फंक्शन की निकाली। और एक स्टेप अगर आप आगे जा रहे हो तो लिमिटिंग वैल्यू तो निकालोगे, लेकिन फंक्शन की वैल्यू भी निकालोगे। तो फंक्शन की बात तो हो रही है, तो आपको बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं है कि कहां पर फंक्शन डिफाइंड होगा, अरे डोमेन में। तो जब भी आप पूरे कैलकुलस में फंक्शन की बात करोगे तो डोमेन के बारे में बात होगी। मतलब अगर डोमेन है तो ही फंक्शन उस डोमेन में डिफाइंड होगा, अगर फंक्शन डिफाइंड है तो डोमेन में ही होगा, डोमेन के बाहर तो जाके होगा नहीं। क्लियर है कि नहीं है? इसका मतलब यह हुआ कि अगर कंटिन्यूटी अपन चेक करेंगे किसी फंक्शन की तो फंक्शन कहां बनेगा, कहां ग्राफ बनेगा, फंक्शन का ग्राफ बनेगा उसकी डोमेन में। मान लो कि कोई फंक्शन है, जैसे ln(x) का कर्व है। अब ln(x) का कर्व जो है हमें पता है इसका डोमेन क्या होता है, इसका डोमेन होता है 0 से लेकर इनफाइनाइट, क्योंकि इसका कर्व ये होता है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ -2 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है? अरे नॉनसेंस, -2 लॉग के डोमेन में है ही नहीं, ln(x) के डोमेन में है ही नहीं। तो यहां पर कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी की बात करना एकदम बकवास बात है। क्लियर है कि नहीं है? कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी की बात वहां पर होगी जहां पर कर्व ट्रेस होगा, कर्व वहां पर ट्रेस होता है उन x की वैल्यू पे होता है जहां पर फंक्शन डिफाइन होता है, और फंक्शन डिफाइन जहां पर होता है वही x की वैल्यू कहलाती है डोमेन। हाँ या ना? इसका मतलब यह है कंटिन्यूटी कैन ओनली बी सीन इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन। अगर कंटिन्यूटी की बात हो रही है, डिफरेंशिएबिलिटी की बात हो रही है, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन की बात हो रही है, फंक्शन की बात हो रही है, लिमिट की बात हो रही है, तो भैया उसमें फंक्शन जो डिफाइंड होगा वो डोमेन में होगा। तो बार बार इस चैप्टर के अंदर बोलने की आवश्यकता नहीं है, और हम बोलेंगे भी नहीं कि भैया फंक्शन डिफाइंड है उसकी डोमेन में। कंटिन्यूटी निकालोगे फंक्शन की डोमेन में, लिमिट निकाली फंक्शन की डोमेन में, डिफरेंशिएबिलिटी निकालेंगे फंक्शन की डोमेन में। तो फंक्शन की डोमेन में ही कर्व बनेगा और उस कर्व को ही देखेंगे कहीं कोई टूट फूट तो नहीं है। आइए बात करें। तो हमने कहा कंटिन्यूटी, नो ब्रेकेज इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन, नो ब्रेकेज इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन, कहीं कोई ब्रेकेज नहीं होना चाहिए फंक्शन की डोमेन में। इट मीन्स if we draw the graph of function pen is not lifted। कुल मिलाकर यह है कि यदि मैं किसी कर्व का, कोई भी ग्राफ, किसी भी फंक्शन का कर्व ट्रेस कर रहा हूं या ग्राफ बना रहा हूं तो पेन लिफ्ट नहीं होनी चाहिए। अगर पेन लिफ्ट हो गई इसका मतलब कलम उठ गई, कलम अगर उठ गई तो इसका मतलब यह है कि फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। बहुत देसी भाषा की अगर अपन बात करें तो समझो जैसे y = sin x है। हम सब लोगों ने देखा है कि sin x का कर्व कैसा होता है। अब sin x देखो -∞ से +∞ की डोमेन में होता है। अगर मैं कहूं कि भैया इसका ग्राफ मेरे को बनाना आता है, क्या ये ग्राफ से आप देख के बता सकते हो कि फंक्शन कंटीन्यूअस है कि नहीं है? बिल्कुल हाँ। कि अब बताओ अगर इसका मैं कर्व ट्रेस करूंगा तो कर्व ट्रेस करने पर विद्यार्थियों अगर ये कर्व पेन लिफ्ट हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है। क्या मैंने जब इसका कर्व बनाया तो पेन को लिफ्ट किया? नहीं लिफ्ट किया। कलम उठी क्या? नहीं उठी। तो कर्व जब ट्रेस कर रहा हूं तो कलम नहीं उठ रही है, इसका मतलब क्या, फंक्शन कंटीन्यूअस है। तो sin x क्या हो गया, कंटीन्यूअस। लेकिन कंटिन्यूटी की बात कहां पर होगी, डोमेन में। कंटिन्यूटी की बात कहां पर होगी, डोमेन में। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको लिखवाना चाहता हूं, वी टॉक अबाउट कंटिन्यूटी, वी टॉक अबाउट कंटिन्यूटी
इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन, इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन। बस यही मूल रहस्य है, यही गूढ़ रहस्य है। जब भी कंटिन्यूटी की बात होगी, डिफरेंशिएबिलिटी की बात होगी, तो वो हमेशा डोमेन में ही होगी। अब sin x की डोमेन में क्या है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट में जब मैं कर्व बना रहा हूं तो कलम कहीं उठी नहीं उठी, पेन को कहीं लिफ्ट करना ही नहीं पड़ा। अरे जब लिफ्ट नहीं करना पड़ा है इसका मतलब फंक्शन कंटीन्यूअस है। अच्छा, अगर आपको ये चीज समझ में आई तो मैं आपके सामने एक दूसरा एग्जांपल रखना चाहता हूं विद्यार्थियों। एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2 है y इक्वल टू ln x का, जो कि हमने बना रखा है। आपको ये देखना है, मैं पूछ क्या रहा हूं आपसे, मैं पूछ रहा हूं आपसे क्या ln x कंटीन्यूअस है क्या? तो आप देखो कर्व बनाओ, जब आप कर्व बनाओगे ln x का तो कर्व कुछ ऐसा बनेगा। सोचो 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 सोचो, क्या कर्व जो आपने इसके डोमेन में बनाया उसके लिए आपने कभी कलम उठाई? नहीं उठाई, आराम से लगातार बन चुका था। ये ऐसे बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बहुत मजा भी आ रहा है, ये बन गया। तो भैया कहीं कलम उठी नहीं, कलम नहीं उठी, तो भैया क्या हो गया, फंक्शन कंटीन्यूअस। तो ये फंक्शन क्या है, कंटीन्यूअस। जैसे अपन बात करें एग्जांपल के तौर पे थर्ड वाला पार्ट, y इज इक्वल टू e की पावर x। अब e की पावर x का डोमेन सबको जग जाहिर है। अब जग जाहिर है तो e की पावर x का मैं ग्राफ बनाता हूं तो क्या कलम कहीं उठानी पड़ी? नहीं उठानी पड़ी। इसका मतलब ये वाला फंक्शन भी क्या है, कंटीन्यूअस। ग्राफ बन रहा है तो ग्राफ कहां पे बनेगा, उसके डोमेन में। अब डोमेन में ग्राफ बन रहा है तो अब ये देखो कि अगर डोमेन में ग्राफ बना तो कलम नहीं उठी, कलम उठी तो डिसकंटीन्यूअस, कलम नहीं उठी डोमेन में तो कंटीन्यूअस ही कंटीन्यूअस। जैसे हम बात करते हैं एग्जांपल 4, जैसे आप लोगों ने ग्राफ पढ़ा है साइन इनवर्स ऑफ x का, मेरे ख्याल से सबको ग्राफ पता होगा, -1 से 1 तक में डिफाइन होता है। तो ग्राफ उसका कुछ इस प्रकार से होता है -1 से 1 में। क्या बताओ ये ग्राफ बनाते वक्त मैंने कभी कलम उठाई? नहीं उठाई, इसका मतलब ये कंटीन्यूअस। जैसे आप लोगों ने सुना होगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का, तो tan इनवर्स x का ग्राफ जो होता है वो -π/2 से π/2 के बीच में होता है। तो जब देखो इसका मैं ग्राफ बना रहा हूं तो क्या मैं कहीं कलम उठाई? नहीं उठाई, इसका मतलब ये फंक्शन भी कंटीन्यूअस है। तो आप देखो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंटीन्यूअस। अच्छा, एक और फंक्शन के बारे में आपको बताना चाहता हूं। देखो बच्चे सोचते हैं वो फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है ना, हम केवल और केवल कंटीन्यूअस की बात करते हैं और कंटिन्यूटी की बात केवल और केवल कहां पर होगी, डोमेन ऑफ द फंक्शन में। मतलब जितनी बातें मैंने आपको बताई है ना उसमें एक बात दिमाग में डाल दो, कंटिन्यूटी की बात, कंटिन्यूटी कैन ओनली बी सीन इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन। अगर डोमेन होगा तो कंटिन्यूटी की बात होगी, अगर फंक्शन की डोमेन में कुछ है ही नहीं तो वहां पर कंटिन्यूटी का जिक्र भी नहीं होगा, तो आपको वहां पर फिक्र करने की आवश्यकता भी नहीं है। अब जैसे मैंने कहा y इज इक्वल टू tan x है ना, ध्यान से सुनिएगा। अब tan x की डोमेन जग जाहिर है, tan x की डोमेन क्या होता है, sin x अपॉन cos x लिख देते हैं और डिनोमिनेटर डिफाइन नहीं होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो cos x कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, तो cos x जहां पर जीरो होगा वो डोमेन में नहीं होगा। तो भैया ये जीरो कहां पर होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर। तो कुल मिलाकर y इज इक्वल टू tan x का जो डोमेन आएगा वो क्या आएगा, x बिलोंग्स टू r माइनस का ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। तो π/2 के जो मल्टीपल्स है, ऑड मल्टीपल, वो अपन हटा देंगे तो हमारा tan x डिफाइंड हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, तो ये आ गया। अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा इस प्रकार से तो ये हो गया माइनस का π/2 विद्यार्थियों, माइनस का π/2, और ये हो गया आपका π/2। ध्यान से सुनिएगा, और ये बनाया सर ने 3π/2, और आगे मन कर रहा है बनाने का तो और बना दो, दैट विल बी 5π/2। ऐसे और बनता चला जाएगा, कहीं को टेंशन वाली बात नहीं है। तो -π/2 से π/2 में जब मैं tan x का ग्राफ बनाऊंगा इट विल बी लाइक दिस, हाँ है ना। तो अब बताओ -π/2 से π/2 में ग्राफ बनाया, जब मैं π/2 से लेकर 3π/2 में ग्राफ बनाऊंगा तो ये ग्राफ बनाया, फिर जब मैंने 3π/2 से लेकर 5π/2 में ग्राफ बनाया तो इस प्रकार से बनाया। तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि इज tan x इज कंटिन्यूअस। सवाल है क्या tan x कंटिन्यूअस है? बताओ, जवाब ट्रू और फॉल्स में से एक देना है। सोचो मन में, वीडियो को पॉज करो और सोचो क्या tan x कंटिन्यूअस है। आधे से ज्यादा बच्चे कहते हैं डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि उनको लगता है कि -π/2 से पहले और π/2 के बाद में सर ने कलम उठाई, वो गलत जवाब है। अब ये देखो, अगर मैं तुमसे पूछूं कि व्हाट इज द डोमेन ऑफ द tan x, व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन tan x, तो आप क्या बोलोगे, -π/2 से π/2 यूनियन π/2 से 3π/2 यूनियन 3π/2 से 5π/2। तो ये इस प्रकार से आप डोमेन बोलते जाओगे, इससे पहले भी आएगा, इसके बाद भी आएगा। अब बताओ, जब मैंने -π/2 से π/2 इसकी जो डोमेन में है, क्या वहां पे कलम उठाई? नहीं उठाई। क्या इसकी जो डोमेन π/2 से 3π/2 में है, क्या मैंने वहां पर कभी कलम उठाई? नहीं उठाई। क्या मैंने जो 3π/2 से 5π/2 है वहां पे कभी कलम उठाई? नहीं उठाई। इसका मतलब कलम उठी तो कहां उठी, जो पार्ट डोमेन में नहीं था। अरे जो पार्ट डोमेन में नहीं है वहां पर कलम उठे, कलम बैठे, कलम चले या कलम सो जाए,
उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कलम उठनी नहीं चाहिए डोमेन में। अगर कलम डोमेन में उठी तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। लेकिन जो पार्ट डोमेन में ही नहीं है वहां पर देखेंगे ही नहीं। क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि वो फंक्शन के लिए डिफाइन ही नहीं हो रहा। वहां पर फंक्शन डिफाइन नहीं है तभी तो डोमेन में नहीं है, और जब फंक्शन डिफाइन नहीं है तो फंक्शन डिफाइन नहीं है तो उसके कंटिन्यूटी की बात क्यों करेंगे? तो मन मंदिर में बसा लो विद्यार्थियों कि कंटिन्यूटी कैन ओनली बी सीन इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन। हाँ या ना? तो यहां पर ये पार्ट π/2, 3π/2, 5π/2 ये सब डोमेन में नहीं है। इसका मतलब tan x इज कंटिन्यूअस। मैं पूछूं आपसे tan x कंटिन्यूअस है क्या? हाँ कंटिन्यूअस है। भले ये ग्राफ आपको ऐसे दिख रहा होगी, यहां पर हटा यहां पर बना, तो भैया ये हटा वटा नहीं, ये ऊपर की तरफ चलता जा रहा है। ये हो गया पाताल लोक से लेकर आकाश लोक की तरफ जाता जा रहा है, पाताल लोक से लेकर आकाश लोक की तरफ जाता जा रहा है। π/2 पर तो फंक्शन डिफाइन है ही नहीं, तो बात करेंगे नहीं, तो डोमेन में कहीं कलम नहीं उठी। अब आप बुद्धि का इस्तेमाल करो कि जैसे मैं आप लोगों से कहता हूं कि यहां पर मेरे ख्याल से आप लोगों ने ये लिख लिया होगा, तो थोड़ा सा पार्ट में यहां से रब कर देता हूं। जैसे ये वाला पार्ट तो हटा ही देते हैं। जैसे यहां पर अगर मैं बात करूं आपसे sec x की, है ना, उम्मीद करता हूं आपको sec x का ग्राफ याद होगा। तो sec x की अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो sec x का ग्राफ ऐसे बनता है -π/2, और ये वाला पार्ट क्या हो गया विद्यार्थियों, π/2। तो ग्राफ इस प्रकार से sec x का बना, ये वाला पॉइंट होता है 1, और फिर u बना। अब बताओ जब आप इसका ग्राफ बनाओगे, सोचना इसका ग्राफ जब आप बनाओगे तो इस प्रकार से बनेगा। तो ये 1 हो गया और ये वाला पॉइंट क्या हो गया, -1। क्या 1 और -1 के बीच में तो ग्राफ नहीं है? तो जब मैं कर्व बना रहा हूं तो उसके डोमेन में बना रहा हूं। क्या -π/2 से π/2 पर कहीं कलम उठाने की आवश्यकता पड़ी? नहीं पड़ी। क्या π/2 से लेकर 3π/2 पे कलम उठाने की आवश्यकता पड़ी? नहीं पड़ी। ये चलता जाएगा। क्या -3π/2 से लेकर -π/2 पे कलम उठाने की आवश्यकता पड़ी? नहीं पड़ी। चलता जाएगा। क्या 3π/2 से लेकर 5π/2 पे कलम उठाने की आवश्यकता पड़ी? नहीं पड़ी। चलता जाएगा, चलता जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? तो कुल मिलाकर sec x का ग्राफ भी क्या है, कंटिन्यूअस। तो मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि यहां पर sin x, अगर हमें कर्व पता है तो कर्व को देखकर आप भी बता सकते हो कि कर्व बनेगा तो डोमेन बनेगा। तो आप देख के बता सकते हो कहीं कोई ब्रेकेज नहीं होना चाहिए, मतलब पेन लिफ्ट नहीं होना चाहिए, है ना। जब भी आप ग्राफ बनाओगे तो पेन लिफ्ट नहीं होना चाहिए। अगर पेन लिफ्ट हो गया विद्यार्थियों, इसका मतलब क्या हुआ कि वो कंटिन्यूअस नहीं है, वो क्या बन गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। ठीक है। यदि मैं ग्राफ बनाऊंगा, इट मींस द ग्राफ वी ड्रॉ, तो उस केस में अगर पेन लिफ्ट हो चुका है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या है, कंटिन्यूअस। तो पेन इज नॉट लिफ्टेड। इसका सीधा सा मतलब यह है कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सारे लॉगरिथमिक फंक्शन, सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। लेकिन अलग से बोलेंगे नहीं इन देयर डोमेन। इन देयर डोमेन तो इस पूरे चैप्टर का एक टैग पॉइंट है जो कि साथ में लेके चलता है। बस उस टैग पॉइंट को आप जेब में रख दो, कंटिन्यूटी चैप्टर चलता जाएगा कि जितने भी फंक्शन है वो अगर कंटिन्यूअस है तो अपनी डोमेन नहीं है। क्लियर है कि नहीं है? तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस, these all four are the transcendental functions, they all are continuous in their domain। तो in their domain बोलने की आवश्यकता नहीं है, वो तो ऑलरेडी होता ही होता है। अब आप देखो कि जैसे मैंने कहा है ना, जैसे मैं आपसे बात करूं यहां पर ये वाला tan x का ग्राफ हटा देते हैं, बाद में जरूरत पड़ेगी तो वापस से बना देंगे। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि सर आप लोग बताओ y इज इक्वल टू पॉलिनोमियल फंक्शन की बात करूं, तो पॉलिनोमियल फंक्शन आपको पता है डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3। तो पॉलिनोमियल फंक्शन में अगर मैं x⁴ 1 की बात करूं या लीनियर की बात करूं तो आपको लाइन का ग्राफ पता है, तो क्या ये फंक्शन कंटीन्यूअस है? हाँ बिल्कुल कंटीन्यूअस है। जैसे y इज इक्वल टू x² की बात करूं तो x² का ग्राफ बनाते वक्त पेन को लिफ्ट करने की आवश्यकता नहीं है, तो ये कर्व भी क्या कंटीन्यूअस है। जैसे y इज इक्वल टू x³ की बात करूं तो x³ का ग्राफ अगर हम बनाते हैं तो इस प्रकार से बनता है, कहीं पेन लिफ्ट करने की आवश्यकता नहीं बनी। जैसे y इज इक्वल टू x⁴ का ग्राफ अगर अपन बनाएंगे तो इस प्रकार से बनेगा, हाँ या ना, तो कहीं पेन उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो कुल मिलाकर आप ये देखो कि अगर कलम उठाने की आवश्यकता पड़ रही है, अगर कलम उठाने की आवश्यकता पड़ रही है तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो कंटीन्यूअस नहीं है, डिसकंटीन्यूअस है। तो सारे पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होंगे, कंटीन्यूअस होंगे। तो यहां पर लिखना पड़ेगा ऑल पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कंटीन्यूअस, ऑल ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस आर कंटीन्यूअस। मेरे मन में एक और एग्जांपल आ रहा है, जैसे हमने लिखा y इज इक्वल टू 1/x को। अब y इज इक्वल टू 1/x क्या होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जग जाहिर है। इसका डोमेन अगर बात करोगे तो डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा, r माइनस का 0। एक लौती नौटंकी कौन करेगा विद्यार्थियों, 0। तो 0 पे फंक्शन डिफाइन नहीं है। अच्छा मैं अगर पूछूं आपसे
इज द फंक्शन कंटिन्यूअस? तो जवाब क्या दोगे? जवाब सोच समझ के देना। जवाब क्या दोगे? आपको यहां पर ब्रेकेज नहीं दिख रहा, आप ये देखो कि यहां पर तो डोमेन में है ही नहीं, तो जीरो अगर इसकी डोमेन में नहीं है तो जीरो के आगे बात ही नहीं होगी, जीरो पे बात ही नहीं होगी। जीरो के जब आप आगे की साइड देखना चाहोगे तो जीरो प्लस पे देखना चाहोगे, तो जीरो प्लस का मतलब ये, और जैसे ही मैं इसको जूम करूंगा तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, तो उससे पहले भी फंक्शन उसके बाद भी एक वर्टिकल लाइन आ जाएगी। इसका मतलब ये है इस प्रकार से, ये इस प्रकार से जा रहा है, तो LHL और RHL दोनों बराबर है और वैल्यू फंक्शन भी बराबर है। तो जीरो से पहले भी फंक्शन कंटीन्यूअस है, जीरो के बाद भी फंक्शन कंटीन्यूअस है, क्योंकि जीरो से पहले अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो फंक्शन लगातार, जीरो के बाद भी अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो लगातार, तो कुल मिलाकर जीरो पर कलम उठी, तो भैया कलम जीरो पर उठी तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जीरो उसके डोमेन में नहीं है। तो इसका मतलब दिस y इज इक्वल टू 1/x इज कंटीन्यूअस, हाँ या ना? लेकिन जीरो पर कंटिन्यूटी की बात नहीं होगी। तो इतनी देर से मैं आपको यही समझाना चाह रहा था कि फंक्शन कंटिन्यूटी की बात तभी करेगा जब वो पॉइंट उसकी डोमेन में होगा। अब पॉइंट छोड़ो, मैंने तो पूरी डोमेन की बात कर दी कि पूरी डोमेन में अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, कहीं कोई ब्रेकेज नहीं है, तो बोल देना फंक्शन कंटिन्यूअस है। अगर कहीं ब्रेकेज है तो बोल देना फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, हाँ या ना? तो आप समझो कि जैसे अपन ने बात करी कि कंटिन्यूटी क्या है, नो ब्रेकेज इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन। इफ वी ड्रॉ द ग्राफ, तो फंक्शन, इफ वी ड्रॉ द कर्व, तो भैया ग्राफ में पेन लिफ्ट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि अगर डोमेन में पेन लिफ्ट हो गया, फंक्शन कैन कॉल्ड डिसकंटिन्यूअस इफ पेन इज लिफ्ट एट द डोमेन, हाँ या ना? तो कुल मिलाकर यहां पर मैं यह भी लिखना चाहूंगा एक इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कब कहलाएगा? एट दैट पॉइंट फंक्शन कैन कॉल्ड डिसकंटिन्यूअस। आप लिख भी सकते हो मेरे साथ, फंक्शन कैन कॉल्ड discontinuous if pen is lifted in the domain। अगर डोमेन में पेन लिफ्ट हो गया तो फंक्शन उस पॉइंट पर क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा। सर इसके भी कुछ एग्जांपल दे दो। इसके एग्जांपल अगर आपको देखने हैं तो आप ये देखिए, y इज इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। बात बात पर कलम उठ जाती है, कैसे कि अगर मैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ बनाऊंगा तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1। तो यहां पर इस तरीके से इसका ग्राफ बनता है, 0 पर 1 पर, फिर ये ऐसा बना, फिर यहां पर आएगा 2, फिर ये इस तरीके से बनेगा, फिर यहां पर आएगा 3। तो आप खुद देखिए क्या कलम उठी, 1 इसकी डोमेन में है, तो बताओ 0 से लेकर 1 तक और 1 के बाद कलम उठी है और 1 पर भी कलम, 1 पर कलम उठी है, तो इसका मतलब फंक्शन क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। तो डिसकंटिन्यूअस कहां पर? एट 1 2 3 0 एंड सो ऑन। तो डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर्स। क्या बातें समझ में आई कि नहीं आई? तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर्स। तो यही चीज मैं आपको समझा रहा हूं कि डोमेन में 1 2 3 है, तो डिसकंटिन्यूटी की बात कहां पर होगी? जहां पर डोमेन में पेन लिफ्ट हो चुका। जैसे एक और बात अगर अपन करें कि GIF ऑफ x का, तो जग जाहिर है इसका ग्राफ कैसे बनता है कि यहां पर 0 से लेकर 1 पर 0 वैल्यू आएगी, फिर 1 से लेकर 2 तक 1 वैल्यू आएगी, फिर 2 से लेकर 3 तक आपकी 2 वैल्यू आएगी, 1 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया। तो क्या आप देखो 1 के बाद ग्राफ पेन उठाना पड़ा, फिर 2 के बाद पेन उठाना पड़ा, लेकिन 1 भी डोमेन में है, 2 भी डोमेन में है, तो डोमेन में कलम उठानी पड़ रही है। इसका मतलब क्या हो गया? डिसकंटिन्यूअस हो गया। लेकिन डिसकंटिन्यूअस कहां पर हुआ? डिसकंटिन्यूअस हो गया बेटा जहां पर आपके इंटीजर्स है। क्लियर है कि नहीं है? तो डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर्स, एट ऑल इंटीजर्स। आइए एक और बात अपन करें, आपका फेवरेट, हम सबका फेवरेट सिग्नम ऑफ एक्स, जिसको अपन सिंगम बोलते हैं। आइए सिग्नम की बात करें तो 0 पर वैल्यू 0 होती है, 0 से आगे 1 देता है, और 0 से छोटा इनपुट अगर आप लोगे तो -1 0 और 1 ये देता है। तो कुल मिलाकर यहां पर 0 पर वैल्यू क्या है? तो कुल मिलाकर 0 पर फंक्शन लिफ्ट, पेन लिफ्ट हो गया। अगर पेन लिफ्ट हो गया 0 पर, इसका मतलब क्या हो गया? डिसकंटिन्यूअस। तो डिसकंटिन्यूटी की बात तब होगी डोमेन में होगी एक तो, और कब होगी? जब पेन लिफ्ट हो चुका है। तो अगर आपको कभी कर्व बनाना आता है तो कर्व को देखकर आप ये देख सकते हो कि डोमेन में कलम उठी कि कलम नहीं उठी। लेकिन ध्यान रखना, कंटिन्यूटी कैन ओनली बी सीन इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन। कंटिन्यूटी की बात केवल और केवल डोमेन में ही होगी। अगर डोमेन में वो नहीं है तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। अब डोमेन में जो पॉइंट नहीं है वहां पर कलम उठे, बैठे, सो जाए, कुछ भी करे,
हमें कोई लेना देना नहीं है, वहां पर कंटिन्यूटी की बात नहीं होगी। क्या यहां तक बात सबको समझ में आ गई विद्यार्थियों? तो ये कुछ बातें मैंने यहां पर लिखवाई है जो कि आपको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। इसका मतलब समझना, कंटिन्यूटी नो ब्रेकेज इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन। इट मींस इफ यू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, तो आपका पेन लिफ्ट नहीं होना चाहिए। इफ यू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन विदाउट लिफ्टिंग द पेन, देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अगर आपने पेन लिफ्ट कर दी, इसका मतलब क्या हो जाएगा? फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो चलो यहां तक लिखिए, फिर आगे अपन एक और बात करें। अभी तक जो अपन ने कंटिन्यूटी की बात करी थी, वो अपन ने यूं देखा था कि डे टू डे लाइफ के अंदर अपन कैसे ग्राफ को देख सकते हैं और अपन कमेंट कर सकते हैं कि कंटिन्यूअस है कि नहीं है पूरी डोमेन में, क्लियर है कि नहीं है। अब अपन बात करेंगे मैथमेटिकल डेफिनेशन टू चेक कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। किसी पॉइंट पर हम मैथमेटिकल डेफिनेशन की एक रूल बनाना तो पड़ेगा ना, कि भैया वो रूल बार बार अप्लाई करके फंक्शन के ऊपर हम चेक कर पाए कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है, और अगर कंटिन्यूअस है तो कुछ अननोन की वैल्यू अपन निकालें। जैसे सुनना, हमने कहा कि फंक्शन कुछ इस प्रकार से है, मान लो, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू क्या? a। अब यहां पर जब लिमिट चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा था, तो उसको लिमिट चैप्टर के लिमिट कंसेप्ट को कोई मतलब नहीं था कि a पर फंक्शन डिफाइंड है कि नहीं है। आमतौर पर a पर क्या होता था? इनडिटरमिनेट फॉर्म क्रिएट होता था। तो हम क्या करते थे, a पर अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म क्रिएट हो रहा है तो हम उसके नेबरहुड पे, मतलब LHL पर और RHL पर फंक्शन की बात करते थे। LHL पर बात करते थे तो हमें मिलता था f ऑफ a माइनस। तो ये किसको अप्रोच कर रहा है? जैसे जैसे ये a को जा रहा है तो ये a माइनस, मतलब पीछे की साइड से जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से जा रहा है। और RHL का मतलब क्या होता था? f ऑफ a प्लस, मतलब होता था लिमिट x अप्रोचेस टू a माइनस f ऑफ x। मतलब लिमिटिंग वैल्यू होती थी उस फंक्शन की, जब x a को अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन कौन सी वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, ये बात होती थी। और a प्लस का मतलब होता था लिमिट जब x अप्रोचेस टू a है तो फंक्शन की वैल्यू किसको अप्रोच करेगी। तो हम कह देते थे जब दोनों अप्रोचिंग वैल्यू लेफ्ट साइड से और राइट साइड से जब अप्रोचिंग वैल्यू सेम होती है तो यहां पर फाइनाइट भी होना चाहिए। तो हम कहते थे लिमिट एग्जिस्ट। क्या कहते थे? लिमिट एग्जिस्ट। सुनिएगा बिल्कुल ध्यान से, लिमिट एग्जिस्ट। लेकिन लिमिट एग्जिस्ट तो कर रहा है, लेकिन यहां पर तो ब्रेक है, यहां पर तो हॉलो सर्कल है, यहां पर तो टूट फूट नजर आ रही है फंक्शन में, यहां पर तो ब्रेकेज नजर आ रहा है। तो आप देखिए, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। इसका मतलब आपको यहां पर ब्रेक दिख रहा है तो x इक्वल टू a पर। मैंने ये नहीं कहा कि पूरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं पर्टिकुलर x इक्वल टू a पर, क्योंकि लिमिट का कंसेप्ट जो है वो लिमिटिंग वैल्यू जो अपन बात करते हैं वो किसी पर्टिकुलर पर बात करते हैं जब x a को अप्रोच कर रहा है। तो यहां पर मैं थ्रू आउट द डोमेन बात नहीं कर रहा विद्यार्थी, यहां पर मैं केवल पॉइंट पर बात कर रहा हूं। तो ये दिमाग में क्लियर रखिएगा कि a पर हम कंटिन्यूटी केवल और केवल पॉइंट पर ही निकालेंगे और निकालना जानते भी हैं। इंटरवल पर आएगा तो भी अपन कुछ पॉइंट्स ऐसे देखेंगे कि जिसमें पॉइंट पर ही कंटिन्यूटी निकालें और फिर अपन कमेंट कर दें कि हाँ इस इंटरवल में क्या है, कंटिन्यूअस है। तो आपका मेन क्या है, ये समझना कि किसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी कैसे निकालेंगे। आप यूं समझो कि इस पॉइंट पर अगर मेरे को ये चेक करना है कि कंटिन्यूअस है क्या, तो इस पॉइंट पर चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है क्या इस पॉइंट पर। तो इससे पहले और इसके बाद में वैल्यू सेम होनी चाहिए और इस पर भी वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर इससे पहले भी सेम है, बाद में भी सेम है और उस पर भी सेम है, तभी तो वैल्यू ग्राफ ऐसा बनेगा। तो इसका मतलब x इक्वल टू a पर फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। अब आप देखो कि इससे पहले वैल्यू सेम है लेकिन इसके बाद वैल्यू ऊपर आ गई तो वो सेम नहीं है, इसका मतलब डिसकंटिन्यूअस। अगर ये वैल्यू यहां पर है, इससे पहले भी छोटी वैल्यू, इसके बाद भी छोटी वैल्यू, तो ये भी डिसकंटिन्यूअस हो गया। अगर किसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू ये है, उससे पहले वैल्यू बड़ी, उसके बाद वैल्यू छोटी, उससे पहले वैल्यू बड़ी, उसके बाद वैल्यू छोटी, तो ये फंक्शन भी डिसकंटिन्यूअस हो गया। कंटिन्यूअस तभी होगा जब उस पॉइंट पर वैल्यू ऑफ फंक्शन सेम, उसका पहले का वैल्यू सेम, उसका बाद का वैल्यू सेम। जो पहले का वैल्यू है वही लेफ्ट हैंड लिमिट है, जो बाद का वैल्यू है वही राइट हैंड लिमिट है। तो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो जाते हैं तो लिमिट एग्जिस्ट करता है। तो एक स्टेप अपन और आगे क्या बढ़ रहे हैं कि वैल्यू ऑफ फंक्शन भी क्या होना चाहिए, सेम। तो उस पॉइंट पर LHL RHL बराबर होने के बाद वैल्यू ऑफ फंक्शन सेम आ रही है तो लगातार हो गया, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये कंटिन्यूअस हो गया, स्मूथ निकल गया। क्लियर है कि नहीं है? तो बस यही चीज अपन सीखने जा रहे हैं। तो LHL RHL तो बराबर है, फिर भी यहां पे ब्रेकेज है। तो ये फंक्शन a पर कंटिन्यूअस कब होगा, जब ये वैल्यू ऑफ फंक्शन मतलब f ऑफ a जब लिमिटिंग वैल्यू के बराबर होगी। तो लेफ्ट साइड से जब मैं अप्रोच कर रहा हूं a को,
तो फंक्शन की वैल्यू, और राइट साइड से मैं अप्रोच कर रहा हूं ए को, तो फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ ए को ही बराबर होनी चाहिए। तो अपन बोलेंगे क्या कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए। हाँ या ना? तो मेन बात आप ये समझो कि कंटिन्यूटी निकालने से पहले आपको लिमिट निकालना पड़ेगा। तो लिमिट अगर है तो ही कंटिन्यूटी की बात होगी। मान लो एलएचएल और आरएचएल ही बराबर नहीं हो रहे, मतलब एलएचएल कुछ है आरएचएल कुछ है, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन कुछ भी कोई मतलब नहीं होगा। तो कंटिन्यूअस होने के लिए लिमिट तो एग्जिस्ट करना ही करना चाहिए। तो ये है आपकी मैथमेटिकल डेफिनेशन। अब आप बताओ एलएचएल और आरएचएल इन दोनों को मैं क्लब करके अगर मैं लिखूंगा इन दोनों को, तो क्या मैं इन दोनों को क्लब करके ऐसे लिख सकता हूं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू कितना ए एफ ऑफ एक्स, ये किसके बराबर आया, एफ ऑफ ए के। तो ये हो गई आपकी वैल्यू, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स, ये बराबर हो गया एफ ऑफ ए के। तो इसी के अंदर छुपा हुआ है एलएचएल, इसी के अंदर छुपा हुआ है आरएचएल। तो एलएचएल आरएचएल और वैल्यू ऑफ फंक्शन अगर सेम आ गई तो उस पॉइंट पर फंक्शन कंटीन्यूअस निकल गया। हाँ या ना? तो ये बात आपको समझ में आ गई। अच्छा, अब मैं आपके सामने कुछ ग्राफ बना रहा हूं, उन कुछ ग्राफ को देख के आप बताइए क्या फंक्शन कंटीन्यूअस होगा मैथमेटिकल डेफिनेशन से। लेकिन वो सारे ग्राफ अपन किसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी की बात करेंगे। जैसे एक ग्राफ में आपके सामने बना रहा हूं इस प्रकार से, दूसरा ग्राफ में आपके सामने बना रहा हूं इस प्रकार से, तीसरा ग्राफ में आपके सामने बना रहा हूं इस प्रकार से, चौथा ग्राफ में आपके सामने बना रहा हूं इस प्रकार से, और पांचवा ग्राफ में आपके सामने बना रहा हूं इस प्रकार से। क्लियर है? और हमें कंटिन्यूटी की बात करनी है कहां पर, इस वाले पॉइंट पर, x इज इक्वल टू ए पर, x इज इक्वल टू ए पर, न उससे पहले न उसके बाद में, केवल ए पर, क्योंकि कंटिन्यूटी की बात डोमेन में तो होगी, लेकिन डोमेन में कहां पर, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर। हाँ या ना? अब बताओ, चलो, तो कंटिन्यूटी की बात केवल वहीं पर होगी, एक्सिस्ट भी वहीं करेगा, एलएचएल आरएचएल बराबर होना चाहिए। अब देखो कंटिन्यूअस कब होगा, जब ए को अप्रोच कर रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड से, तो ये वैल्यू इसको अप्रोच कर रहा है, और जब मैं ए को अप्रोच कर रहा हूं राइट हैंड साइड से, तो वैल्यू किसी और को अप्रोच कर रहा है। तो क्या एलएचएल आरएचएल के बराबर है? नहीं, एलएचएल आरएचएल के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये क्या हो गया, लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया। अब लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया तो वैल्यू ऑफ फंक्शन इनके बराबर हो ही नहीं सकता। अच्छा चलो किसी एक के बराबर भी हो जाए तो बात नहीं बनेगी। यहां पर आरएचएल के बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन तो है, लेकिन एलएचएल बराबर नहीं है। मतलब आरएचएल और वैल्यू ऑफ फंक्शन दोनों सेम है, लेकिन एलएचएल कुछ नीचे है या कुछ ऊपर है, तो कहीं पे टूट फूट आ गई ना, तो कुल मिलाकर ब्रेकेज आ गया। तो यहां पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो एक एक चीज समझिएगा, लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया, लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया है, तो क्या हो गया, फंक्शन नॉट कंटिन्यूअस। तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हुआ, फंक्शन नॉट कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस नहीं हुआ। तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी तो फंक्शन कंटिन्यूअस ही नहीं। तो यही तो मैं आपको समझा रहा था, कंटिन्यूटी दूसरा कदम है, लिमिट पहला कदम है। कंटिन्यूटी तक पहुंचना है तो दूसरा कदम पे आप हो तो लिमिट एग्जिस्ट तो करेगा ही करेगा। क्योंकि अगर आप कह रहे हो कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो इसका मतलब एलएचएल आरएचएल और वैल्यू ऑफ फंक्शन सेम है। इसका मतलब एलएचएल आरएचएल बराबर है, एलएचएल आरएचएल बराबर है, तो इसका मतलब फंक्शन में लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। हाँ या ना? तो कंटिन्यूअस है तो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो भैया जरूरी नहीं कि वो कंटिन्यूअस हो। लिमिट एग्जिस्ट करने के बाद वैल्यू ऑफ फंक्शन के सेम हो गया तो ही कंटिन्यूटी होगा। लिमिट एग्जिस्ट करने से कंटिन्यूअस नहीं होता, उसमें केस देखना पड़ता है कि वैल्यू फंक्शन बराबर है कि नहीं है। जैसे यहां पे समझो कि अगर मैं एलएचएल से अप्रोच कर रहा हूं x इक्वल टू ए को, तो ये वाली बात है, तो एलएचएल ये आ गया कुछ। जब मैं आरएचएल से अप्रोच कर रहा हूं, राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा हूं, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन कुछ और है, तो यहां पर बराबर ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, एलएचएल और आरएचएल बराबर ही नहीं है। और यहां पर एफ ऑफ ए नॉट डिफाइंड, एफ ऑफ ए नॉट डिफाइंड, तो जब डिफाइन ही नहीं है तो ए पर बात होगी ही नहीं, क्योंकि उसकी डोमेन में ही नहीं है। और ऑल द ये भी देखो कि लिमिट ही नहीं है, लिमिट ही बराबर नहीं हो रहे, इसका मतलब कंटिन्यूअस तो होगा ही नहीं। और यहां पर आप समझो ना कि कंटिन्यूटी की बात तो होगी नहीं, नॉट कंटिन्यूअस। क्यों? क्योंकि ए पर फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, वैल्यू नहीं है। क्लियर है कि नहीं है? अब यहां पर वैल्यू तो है ए पर, लेकिन वो एलएचएल और आरएचएल के बराबर नहीं है। तो यहां पर देखो, जब मैं एक्स को ए को अप्रोच कर रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड से, तो एलएचएल आएगा। जब मैं राइट हैंड साइड से ए को अप्रोच करूंगा तो क्या आरएचएल आएगा। तो एलएचएल और आरएचएल दोनों बराबर तो है, लेकिन ये दोनों वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर नहीं है। तो आप देख रहे हो, लिमिट तो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो फंक्शन नॉट कंटिन्यूअस, लेकिन लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। यहां पर आप देखोगे तो एलएचएल आरएचएल बराबर तो है,
बट एफ ऑफ ए इज नॉट डिफाइन, तो ये डिफाइन ही नहीं है, पता नहीं कहां गायब है। यहां पर तो डिफाइन है लेकिन बराबर नहीं है, तो नॉट कंटिन्यूअस। यहां पर डिफाइन ही नहीं है तो भी क्या होगा, नॉट कंटिन्यूअस। क्या ये बात सबको समझ में आई कि भैया इसका मतलब ये नहीं कि लिमिट एग्जिस्ट करे तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, लेकिन हां अब यहां पर बताओ LHL RHL बराबर है, जब आप लेफ्ट हैंड साइड से और आप राइट हैंड साइड से वैल्यू को अप्रोच कर रहे हो तो फंक्शन ए की वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। और ये एफ ऑफ ए के बराबर भी है और ये क्वांटिटी फाइनाइट भी है, तो अपन क्या बोलेंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस भी है और यहां पर लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा है। अब देखो फंक्शन कंटिन्यूअस इन तीन बातों के होने पर होगा, तो तीन बातों में से दो बात तो लिमिट की है, तो अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस देन लिमिट एग्जिस्ट। लिमिट क्या करेगा, लिमिट एग्जिस्ट। यदि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। वाइस वर्सा का मतलब क्या हुआ कि यदि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो जरूरी नहीं फंक्शन कंटिन्यूअस हो, तो बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीबॉडी? तो आज की मैंने जितनी भी बात करी वो समस्त बातें इसके ऊपर थी कि फंक्शन कंटिन्यूटी किसी पॉइंट पर कैसे होगा और एक जनरल मीनिंग कंटिन्यूटी का क्या होता है। यही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट क्लास में कुछ अपन क्वेश्चंस करेंगे और मैं आपको डिसकंटिन्यूटी की एक बेहतरीन बात बताऊंगा। तो यहां तक आप पढ़िए और ये समझिए कि लिमिट किसी पॉइंट पर निकलता है और लिमिट से एक स्टेप आगे ही कंटिन्यूटी है, तो कंटिन्यूटी भी केवल एक पॉइंट पर ही चेक करी जाएगी। कंटिन्यूटी किसी पॉइंट पर चेक करी जाएगी तो उसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है उस पॉइंट पे आजू और बाजू मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम होना चाहिए और वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर होकर फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए, तो ही फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस। और आज के लेक्चर में आप लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखी बेटा कि शुरुआत में अपन ने पढ़ा था, एक नोट पॉइंट में आपको और लिखवाना चाहूंगा कि आपने जो शुरुआत में पढ़ा था कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ऑल ट्रिगो फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने ग्राफ बना के देखे थे, ऑल inverse trigonometric functions, all exponential functions, all logarithmic function, polynomial function और एक और rational function, जैसे y is equals to 1 upon x वाला वो rational function हो गया। all trigo functions, all ITF, all exponential, all logarithmic functions, polynomial function, rational functions are कंटिन्यूअस। ये सब के सब कंटिन्यूअस है, लेकिन मैंने आपको एक गूढ़ रहस्य बताया था कि वो कंटिन्यूटी कहां पर होंगे, वो डोमेन में होंगे, इन देयर डोमेन। तो ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, बोलने की आवश्यकता नहीं है, ये अपने आप होता ही होता है। तो ये एक नोट पॉइंट है, ध्यान रखना। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आईटीएफ फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ये सारे के सारे तो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन हो गए। उसके साथ साथ पॉलिनोमियल और रैशनल फंक्शंस भी क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं उनकी खुद की डोमेन में। ये सीखा और आपने ये सीखा कि कंटिन्यूटी की बात केवल डोमेन में होगी, केवल डोमेन में, और बात कहीं नहीं होगी। तो यहां तक आप पढ़िए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और नई बातों के साथ।